So again, good morning all of you. Today we are in the second lecture of vectors and calculus. आज हम लोग बेसिकली वेक्टर्स के कोर को पढ़ेंगे. मेन टॉपिक वेक्टर्स के आज हमारे स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, so let's start. Today's date is 15th of June. और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं. तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, पहले तो पढ़ा था, रिकॉल किया था ना वेक्टर को, कि वेक्टर क्या होता है. तो वेक्टर बोला था ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं, और साथ साथ लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो. आपने सवाल पूछा था सर ये लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है. ठीक है, तो मैंने बोला था लॉ ऑफ एडिशन आज हम बताएंगे, कल पढ़ेंगे हम लोग. तो मैंने बोला था कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, एंड साथ साथ लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो. कुछ ब्रॉड एग्जांपल्स में मैं अगर दूं, एग्जांपल हमने देखा था फोर्स. एक ब्रॉड एग्जांपल में हमारे पास क्या है? फोर्स है, हमारे पास मोमेंटम है, एक्सेट्रा. वी डोंट नीड टू गो टू डिटेल. मोमेंटम, ठीक है, ये हमारे कुछ मेजर एग्जांपल्स है. इसके बाद हमने बात किया था एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है. तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है एरो से. एरो से होता है. ये एरो में क्या होता है? तो एरो की बेसिकली दो एंड्स होते हैं. एक एंड होता है टेल और दूसरा एंड होता है टेल, हेड. टेल और हेड. जनरली वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है वो टेल टू हेड होता है. क्लियर है? टेल टू हेड होता है. अगर इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें हम लोग, अगर हम लोग इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक वेक्टर ए, ऊपर से एरो दिखता है. ठीक है, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ होता है. ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसके ऊपर हम लोग मॉड्यूलस लगा देते हैं. ठीक है, मैग्नीट्यूड बेसिकली होता क्या है? इस वेक्टर का स्ट्रेंथ. मान लीजिए मैंने फोर्स बोला कि 4 न्यूटन है, तो ये 4 क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है. और 4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? 4 को रिप्रेजेंट करते हैं इसके लेंथ से. बड़ी सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग वेक्टर होगा. तो वेक्टर का जो लेंथ होता है वो एक्चुअली सिग्निफाई करता है उसके स्ट्रेंथ को, उसके मैग्नीट्यूड को. और मैंने याद करिए, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर कुछ ऐसे है और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसे है. ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है. बहुत क्लियर कट दिख रहा है कि बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से क्या होगा? बड़ा होगा. क्लियर? एक सवाल मेरे पास आया है, मेरे पास एक सवाल है हर्ष का कि सर मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. हर्ष बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं, क्या किसी चीज का लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, किसी चीज का लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा. चलिए, हमने कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े थे, बड़े सिंपल सिंपल वर्ड्स में समझाया था. पहला टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो था यूनिट वेक्टर. याद करिए यूनिट वेक्टर का खासियत क्या था? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 यूनिट हो. क्लियर है? 1 यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे? ए कैप से. इसको रिप्रेजेंट करते थे ए कैप से. और इसको वैल्यू क्या होता था? ए वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड. हमने बात किया था कि यूनिट वेक्टर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये वेक्टर का डायरेक्शन बताने में हमको हेल्प करता है. इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर. क्लियर? अगला आते हैं पैरेलल वेक्टर. पैरेलल वेक्टर में हमने क्या बात किया था? ऐसा वेक्टर, दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो. डायरेक्शन क्या हो? सेम हो. डायरेक्शन सेम हो, मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये मान लीजिए बी वेक्टर है. हमने पहले ही बोल दिया कि डायरेक्शन को हम लोग यूनिट वेक्टर से डिटरमाइन करते हैं. तो यूनिट वेक्टर से डिटरमाइन करते हैं तो क्या होगा? दोनों का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. पैरेलल का मतलब होता है डायरेक्शन सेम, और डायरेक्शन क्या बताता है? यूनिट वेक्टर बताता है. दूसरा, इक्वल वेक्टर. इक्वल वेक्टर का मतलब होता है कि दो वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन ही सेम नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है. तो मान लीजिए कि ये मेरा ए वेक्टर है और मान लीजिए ये मेरा बी वेक्टर है. अगर हम इक्वल वेक्टर की बात कर रहे हैं तो वेक्टर ए मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर बी. दैट्स इट. एंड लास्ट वाला मैंने बताया था कोप्लेनर वेक्टर. ऐसे दो वेक्टर जो एक प्लेन में लाई करते हैं. हमने आपको एग्जांपल शो करके बताया था, 3 वेक्टर्स को हम लोग कोप्लेनर कहते हैं अगर वो एक प्लेन में लाई करता है.
एक एक आयुष ने बोला था कि सर, आई थिंक आयुष आपने पैरेलल वेक्टर में बोला था, नो मैटर द ओवरलैप, ओवरलैप होगा फिर भी पैरेलल कहलाएगा। आयुष, शुभम ने पूछा है सर, मैंने सुना करंट, नहीं, करंट इज अ वेक्टर, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। शुभम, गलत सुना आपने। ठीक है, चलिए, लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे थे वहां से एकदम आराम से पढ़ते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में शुरू किए थे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या, समझो। मान लीजिए ये एक रूम है और हमने रूम में एक पॉइंट को चुन लिया, कि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है और इसी के हिसाब से पूरे रूम के हर एक पॉइंट को मैं लोकेट करूंगा। तो लोकेशन हर पॉइंट का देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक्सिस अटैच करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्लियर है? हमने क्या किया, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को अटैच कर दिया किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट के अबाउट हमको लोकेशन देखना है। तो सबसे पहले हमने नाम दिया आपको, इसको नाम दिया हमने रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, इसको आप क्या कह सकते हो, और इसको ओरिजिन भी कह सकते हो, इसको आप ओरिजिन भी कह सकते हो। क्लियर है? तो रेफरेंस पॉइंट हो गया ये आपका, और या कह सकते हो आप ये ओरिजिन हो गया। तो मान लीजिए आप इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप पी पॉइंट का पोजीशन देखना चाहते हो, तो आप कैसे देखोगे? तो आपने देखा कि ये जो पी पॉइंट है, अगर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बढ़े तो आपने देखा कि ये एक्स मीटर पे है। ये पी पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना मीटर पे है, तो एक्स, तो आपने क्या लोकेट कर दिया, इसको एक्स लोकेट कर दिया। क्लियर? आपने देखा कि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग, आपने देखा वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखा, तो ये किसी कितने डिस्टेंस पे है, वाई डिस्टेंस पे है। और इसी का शेडो आपने जेड एक्सिस पे देखा, तो आपने देखा कि ये कितने पे है, ये जेड पे है। ये क्या है, ये जेड पे है। तो ये कितना हो जाएगा, यानी मेरा एक्स वाई जेड मेरा क्या हो गया, एक्स वाई जेड इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ द एक्स वाई और जेड इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट पोजीशन, कोऑर्डिनेट पोजीशन कोऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ पी। ये पी का ना कोऑर्डिनेट पोजीशन है। एक 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 आयुष ने एक पॉइंट रेज किया है, जेड एक्सिस वाला बताने के लिए। आयुष, मैं क्या कहता हूँ, क्या होता है, ये हमने जो फिगर बनाया है वो 2D फिगर बनाया है, वो 3D फिगर नहीं है। ठीक है? अगर 3D फिगर अगर समझना हो तो मैं इसको, अगर आपको सिंपल समझाऊं, मैं आपको एक 3D फिगर समझाने की कोशिश करता हूँ विद नॉर्मल डेटा। मान लीजिए ये आपका एक्स वाई एक्सिस है। ठीक है? मान लीजिए ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, और मान लीजिए मैंने एक और एक्सिस लगा दिया, जेड एक्सिस। क्लियर? ये 3 एक्सिस है। तो मान लीजिए कोई पॉइंट आप देखना चाहते हो, तो आप क्या देखोगे, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितने दूर है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितने दूर है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग कितने दूर है। इसको 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक्स वाई और जेड है। हमने बोला एक्स और वाई देखा, और जेड क्या देखा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग कितना दूर है। एग्जाम्पल हर्ष ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, रूम के कॉर्नर से, पर मैं रूम का कॉर्नर यहाँ पे आपको शो नहीं कर सकता क्योंकि ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन है। तो रूम के कॉर्नर को आप ओरिजिन मान लो, और रूम के किसी पॉइंट को आप देखना चाहते हो, तो देखोगे ना कि रूम के एक साइड के लॉन्ग कितना डिस्टेंस है, दूसरे साइड के लॉन्ग कितना डिस्टेंस है, हाइट के लॉन्ग कितना डिस्टेंस है। दैट इज कॉल्ड एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। क्लियर है? तो हर पॉइंट को हमने लोकेट कर दिया उसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से। तो घर के अंदर जितने भी पॉइंट हैं सबको आप लोकेट कर सकते हो एक्स वाई जेड से। अब बात आई कि आखिर इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, जो हमारा मेन मुद्दा है यहाँ पे, कि वेक्टर कैसे समझें। तो हम यहाँ पे कुछ नए टर्म्स अब इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आपके लिए। पहला टर्म है आई कैप। आई कैप, ये आई कैप क्या होता है, याद रखिएगा, आई कैप बेसिकली कहते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो आपके 2 साल, अगले 2 साल जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक ये आपके साथ रहेगा। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। मैंने कहा कि हमने क्या बनाया, हमने एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन है उसके अलोंग हमने क्या मान लिया है, कि यूनिट वेक्टर मान लिया आई कैप।
हमने उसी तरीके से वाई एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर मान लिया जे कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और एक आई कैप जे कैप, तीसरा क्या आता है के कैप। ये बेसिकली क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। क्लियर है? तो हमने तीन यूनिट वेक्टर डिफाइन किए। एक था आई कैप, दूसरा था जे कैप, तीसरा था के कैप। शुभम थोड़ी देर में, शुभम 3D व्यू में क्लास के एंड में दिखाऊंगा, ठीक है। आई कैप, जे कैप और के कैप। हमने बोला कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग के यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को मान लिया हमने आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन को हमने मान लिया जे कैप, और जेड एक्सिस के लॉन्ग हमने एक यूनिट वेक्टर मान लिया के कैप। ये तीनों यूनिट वेक्टर ही आज के बाद हमारे पूरे वेक्टर को डिसाइड करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर मैं ओ से पी जाना चाहता हूं, मान लीजिए अगर मैं ओ से पी जाना चाहता हूं, तो मुझे कैसे जाना पड़ेगा? अगर मुझे कोई कहे कि ओ से पी जाना है, तो मैं ऐसा कहूंगा ना कि मुझे एक्स के अलोंग कितना मूव करना पड़ेगा? मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स मीटर मूव करना पड़ेगा। मुझे वाई एक्सिस के अलोंग कितना मूव करना पड़ेगा? वाई मीटर। और मुझे जेड एक्सिस के अलोंग कितना मेजर करना पड़ेगा, कितना मूव करना पड़ेगा? जेड मीटर। क्लियर? आप पहले इतना लिख लो कि आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर पे। एक एक करके टर्म्स पे आएंगे हम लोग। आप ये तीनों लिख लो, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये बेसिकली कुछ नहीं है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। जिसका काम क्या है? इसका काम है डायरेक्शन बताना। ठीक है। एक सवाल आया है, सर ऑर्थोगोनल कल बताए थे, रिपीट कर दीजिए। रौनक, मैंने ऑर्थोगोनल के बारे में आपने पूछा। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, मुझे ये बताओ रौनक, क्या ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं है क्या? रौनक, लेट मी नो। रौनक, आपका एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने पूछा सर ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? ऑर्थोगोनल का मतलब यहां पे होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है तीन परपेंडिकुलर एक्सिस को एक साथ लिखने, ड्रॉ करने को कहते हैं। तो ये क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या है? ऑर्थोगोनल सिस्टम है। क्लियर है? इज इट क्लियर? चलिए, मैंने बोला कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन को शो करते हैं आज के बाद हम लोग आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को हम लोग शो करते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन को शो करते हैं के कैप। इसी से पूरा का पूरा अपना सारा मसला सॉल्व हो जाएगा। बोलिए ऋषु। हाँ ऋषु बोलिए, जल्दी नोट कर ले आप। यहीं पे हमने लास्ट क्लास में एंड किया था। और पी पॉइंट मेरा क्या है? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ऋषांक ने एक सवाल पूछा है, सर लाइक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में फिंगर्स होते हैं। ऋषांक, स्टिल नॉट क्लियर, योर क्वेश्चन इज नॉट क्लियर ऋषांक। ऋषु ने कहा सर आई कैप नहीं समझे। चलो एक एक करके आता हूं। याद करो ऋषु, मैंने बताया था कि वेक्टर आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। ठीक है, यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? मैंने बताया था आपको, डायरेक्शन बताना होता है। ठीक है, आपने बताया, मैंने आपको बताया था कि कोई वेक्टर ए कैप जो होता है, वो क्या होता है? वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड होता है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 यूनिट होता है यूनिट वेक्टर का। अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि ए कैप हम ले रहे हैं, तो हमने मान लिया कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हमने नाम दे दिया आई कैप, वाई के अलोंग हमने क्या नाम दे दिया? जे कैप, और जेड के अलोंग हमने नाम दे दिया के कैप। एग्जांपल देता हूं, इशू समझो। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं 3 मीटर एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूं। मान लीजिए मैं 3 मीटर एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूं। इसका मतलब मेरा मोमेंट कितना होगा? 3। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन कितना हो गया? आई कैप। बोलिए, अगर मैं बोलूं कि 4 मीटर अगर मैं मूव कर रहा हूं नेगेटिव वाई एक्सिस में, ऋषु बताओ क्या होगा? 4 मीटर नेगेटिव वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो क्या होगा? हर्ष ठीक है, हर्ष क्वाड्रेंट नहीं लेते हैं यहाँ पे हम लोग। हर्ष, हम एक्स वाई जेड में क्वाड्रेंट नहीं लेते। क्वाड्रेंट सिर्फ एंगल समझने के लिए पढ़ते हैं हम लोग।
ऋषु मुझे बताओ 4 मीटर अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस कितना होगा? नहीं ऋषु, पहले तो मैग्नीट्यूड लिखो 4। अच्छा, माइनस वाई एक्सिस का मतलब डायरेक्शन कितना है? माइनस जे कैप है क्या? बोलिए ऋषु। बिल्कुल आयुष, सही बात है। आई, जे और के रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है? चलिए, अब मैं थोड़ा आपके कंफ्यूजन को और क्लियर करूंगा अपने अगले टॉपिक से। हेडिंग डाले पोजीशन वेक्टर। जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं ये सब चीजें मोशन में भी हमको पढ़नी है, ठीक है? तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है पहले तो डिफाइन करते हैं। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। लिख सकते हैं अ वेक्टर, अ वेक्टर locating any point with respect to reference point, with respect to reference point, क्लियर है? एक ऐसा वेक्टर जो उस पॉइंट को लोकेट कर रहा है। मान लो मैं ऑरिजिन हूं, मुझे कोई पॉइंट को लोकेट करना पड़ेगा, तो मैं कैसे कहूंगा? P है, Q है, R है। उसी तरीके से ऑरिजिन पे बैठ करके मैं क्या कहूंगा कि वो P पॉइंट वेक्टर कैसा है? कुछ ऐसा है। क्लियर है? ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये जेड एक्सिस मान लेते हैं। क्लियर? तो मान लीजिए मुझे अगर इस ओपी वेक्टर को लिखना होगा, मान लीजिए मुझे लिखना पड़ेगा ये ओपी वेक्टर कितना होगा? ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर। तो मुझे आप बताओ कि अगर मुझे ओ से पी पे जाना है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना मूव करेंगे? पूरा क्लास मुझे बताए कि अगर मुझे ओ से पी पॉइंट पे जाना है तो मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना मूव करूं? एक्स मीटर। क्या अगर मुझे ओ से पी जाना है तो क्या मैं एक्स मीटर मूव करूंगा? कि ये तो मेरा मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन कितना हो गया? आई कैप। इज इट क्लियर? क्या बढ़िया, वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब मुझे बताओ कि अब तो पहुंच गए क्या? हम पहुंच गए क्या? हम अभी तक पहुंचे हैं क्या? नहीं, अभी हमें वाई के अलॉन्ग मूव करना पड़ेगा। निशांत बताइए वाई के अलॉन्ग कितना मूव करें? वाई के अलॉन्ग मूव करेंगे वाई मीटर। क्या तो वाई जे कैप हो जाएगा क्या? वेरी गुड, बढ़िया। क्या वाई जे कैप हो जाएगा क्या? क्या जेड के अलोंग अगर हम जेड मूव करेंगे तो जेड के कैप हो जाएगा क्या? यही होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। क्लियर है क्या? हमने क्या बता दिया? एक्स वाई जेड का जो पॉइंट था उसका हमने पोजीशन वेक्टर निकाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, पोजीशन वेक्टर। एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कोई पॉइंट 3,1,4 है। अगर कोई पूछे कि इसका पोजीशन, मान लीजिए क्यू है, तो अगर मुझे इसका पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा तो ओ क्यू वेक्टर कितना हो जाएगा? ओ क्यू वेक्टर हो जाएगा 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। इज दिस क्लियर? क्या क्या सबको क्लियर है? क्या सबको पोजीशन वेक्टर क्लियर है? क्या बड़ा सिंपल है एक पॉइंट को सिंपल वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अगर सीधा सीधा शब्दों में कहूं मैं, तो एक पॉइंट को हम लोग सीधा सीधा वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इज दिस क्लियर? क्या किसी को पोजीशन वेक्टर में डाउट है क्या? शिवम ने हैंड रेज किया। शिवम गो अहेड, बोलिए शिवम। सर मतलब कहने का मतलब है कि मतलब एक्स जो है सर वो मैग्नीट्यूड है। एक्स कितना है? लेंथ कितना मूव किया है? क्या सर? और मैग्नीट्यूड, आई कैप जो है वो सर डायरेक्शन है। डायरेक्शन। वेरी गुड, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल ओके बढ़िया। सर। मैं शिवम समझा देता हूं, आप जिस नहीं तरह सर जहां समझ से, गए सर, बस यही सर जानना था, हो गया। ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू सर। तो बच्चों, शिवम ने जो कहा वो ऐसे कहा कि हमको ओ से ना पी पे जाना है। अब ओ से पी पे जाना है तो एक्स कितना जाएंगे? 0 से एक्स पे जा रहे हैं हम। वाई कितना जा रहे हैं? पहले 0 पे थे, अब वाई पे जाना है। जेड कितना है? 0 से जेड पे जाना है। तो एक्स आई कैप
वाई जे कैप और जेड के कैप। क्लियर है? लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर पढ़ने के बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इसमें कुछ खास नहीं होगा, देखते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया एक्स एक्सिस ले लिया, मैंने वाई एक्सिस ले लिया और मैंने जेड एक्सिस ले लिया। ठीक है, मुझे आप सब लोग हेल्प करना है यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ शुभम, लिखते रहो शुभम, सब कुछ लिखते रहो, कुछ भी बाद के लिए मत रखो, हर चीज लिखते रहो। चलिए, अब मान लीजिए कि मेरे पास दो पॉइंट है P और Q। ठीक है, मेरे पास कोई दो पॉइंट है। अब एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है। तो मान लीजिए अगर मुझे कोई बोले कि बताओ P का पोजीशन कितना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा? OP बोलूंगा। OP वेक्टर बोलिए। अगर मुझसे कोई पूछेगा, एक सेकंड शुभम, शुभम आगे लिखते चलो, पीछे वाला सब लोग लिख चुके हैं, मैं आपको लास्ट में स्लाइड टाइम दे दूंगा आपको। ठीक है, साथ साथ चलते रहे। तो अगर मुझे कोई लिख कहेगा कि ओपी वेक्टर बताओ कितना होगा, बताइए जल्दी से, आप लोग खुद से लिखिए ना कॉपी में। कॉपी में आप खुद से लिखिए। क्या ऐसा होगा क्या? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बोलिए, क्या आपको कोई पूछेगा कि बताइए ओ क्यू, क्यू का पोजीशन बताइए, तो क्यू का पोजीशन नहीं लिख लोगे? बोलिए, क्या लिख सकते हैं? क्या x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? आपने आपने क्या किया? P का पोजीशन डिटरमाइन कर लिया और Q का पोजीशन डिटरमाइन कर लिया। मान लीजिए मैं बोझ पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए वो बॉडी P से Q जाना चाहता है। अगर वो बॉडी P से Q जाना चाहता है तो कैसे मूव करेगा? कुछ ऐसे मूव करेगा क्या? अगर कोई बॉडी P से Q मूव करना चाहता है तो क्या वो P से Q ऐसे कुछ मूव करेगा जैसे हमने फिगर में शो किया? तो मान लीजिए हमने एक वेक्टर बना लिया P से Q, P से Q। मुझे आप बताना, मुझे बताओ ऋषु, बना लेना फिगर। ऋषु बताओ, ऋषु 2 मिनट टाइम, 2 मिनट समझ लो पहले। अच्छा, मुझे आप सब लोग बताओ, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना मूव किए हैं? मुझे इतना बताओ। मुझे आप बताओ कि हम एक्स एक्सिस के अलोंग कितना मूव किए हैं। पहले कहां पे थे हम? x1 पे। अभी कहां चले गए हैं? x2 पे। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि हम एक्स एक्सिस के अलोंग कितना मूव किए? x2 माइनस x1। किसी को कोई तकलीफ है क्या? मैंने बोला कि हम एक्स एक्सिस के अलोंग कितना मूव किए हैं? x2 माइनस x1। तो कितना हो जाएगा? आई कैप। बोलिएगा, क्या हम लिख सकते हैं क्या y एक्सिस के अलोंग कितना मूव किए? y2 माइनस y1। क्या हम कह सकते हैं क्या कि z एक्सिस के अलोंग कितना मूव किए? z2 माइनस z1। बोलिए, क्या ऐसा कह सकते हैं? तो क्या अब जो मेरा pq वेक्टर है, pq वेक्टर है, pq वेक्टर, pq वेक्टर को कह सकते हैं क्या? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। एक साथ ले लिया, और माइनस x1 i कैप प्लस y1 i कैप j कैप प्लस z1 k कैप। क्या ये वेक्टर आपको दिख रहा है? क्या ये OQ वेक्टर हो गया क्या? क्या ये OQ वेक्टर हो गया क्या? क्या ये OP वेक्टर हो गया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। PQ वेक्टर इक्वल्स टू कितना आ गया? PQ वेक्टर इज इक्वल टू आ गया OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। इसको मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में लिखता हूं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। कहीं भी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही हो, दो पॉइंट के बीच में बात हो रही हो, तो कुछ नहीं करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। इज इट क्लियर? क्या याद रखना है अपने को? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी दो पॉइंट के बीच कुछ नहीं होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सब लोग को समझ में आया?
फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन, ये कुछ नहीं है, ये एक बार दिमाग में क्लिक कर जाएगा, खत्म है। ये थोड़े ना इसको पढ़ना और रिवाइज करना होता है। शुभम ने हैंड रेस किया, शुभम बोलिए। P vector is equals to x2 minus x1 I cap, ठीक है सर। तो वहां पर से अगर QP वेक्टर रहता है तो बढ़िया, मैं अगला QP वेक्टर QP वेक्टर नहीं है। अच्छा ये मुझे ये बता रही, मैं शुभम मैं समझाना चाह रहा हूँ, सुन लो, देख लो। अगर QP होता तो हम Q से P जा रहे होते, यस तो हम x2 माइनस x1 की जगह क्या लिखते, x1 माइनस x2 लिखते क्या? हाँ लिखते। y2 माइनस y1 की जगह y1 सर माइनस तो y2। तो मैं आप ऐसा कह सकता, मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो PQ वेक्टर जो होगा वो ऑब्वियसली नेगेटिव ऑफ कितना होगा? समझ में आ गया? यस चलिए क्लियर, जल्दी इसको लिख लीजिए। आज के बाद पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में लिख लो। वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स, वेक्टर representing vector representing displacement between 2 points, ऐसा वेक्टर जो 2 पॉइंट्स के बीच डिस्प्लेसमेंट बता रहा हो। क्लियर? मैंने बोला कि 2 पॉइंट्स ले लिया, OP वेक्टर ले लिया, OQ वेक्टर, दोनों का अपना अपना पोजीशन वेक्टर है। हमने बोला कि अगर P से Q जाना चाहते हैं तो P से Q जाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। याद रखना हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल, PQ वेक्टर इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। कोई भी दिक्कत है तो पूछिए। याद रखना है आज के बाद याद रखना है कि अगर कोई AB वेक्टर भी कहीं दे दे, A टू B जाना है, इसका मतलब फाइनल कौन सा है, B है, तो क्या लिखेंगे, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। That is the general case of a displacement vector. I hope कि आप एक पॉइंट का भी वेक्टर निकाल लोगे इससे, और 2 पॉइंट के बीच में भी वेक्टर निकाल लोगे। बोलिए हो जाएगा क्या? क्या एक पॉइंट का भी वेक्टर फॉर्म निकाल लोगे और 2 पॉइंट के बीच में वेक्टर निकाल लोगे क्या? That is the Cartesian coordinate system. देखते हैं आपको कितना समझ में आया, देखा जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। विल ट्राई, विल चेक। जल्दी इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन पहली बार पढ़ रहे हो। ऋषांक ने बोला है सर एक और पॉइंट बन जाए। ऋषांक आप खुद केस दो मुझे, ऋषांक आप खुद ही मुझे केस दो। ऋषांक आप शायद ये कहना चाहते हो A से B जा रहे हैं, B से C जा रहे हैं, यही ना? जिस 2 पॉइंट के बीच में बोल रहा है वही निकल दो। ऋषांक इतना तो मानोगे, डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट के बीच में होता है, कभी 3 पॉइंट के बीच में नहीं होता है। वेक्टर किसी भी 2 पॉइंट के बीच में होता है, कभी 3 पॉइंट के बीच होता है क्या ऋषांक? Everyone try the question given on your screen. सब लोग क्वेश्चन ट्राई करें जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। जो भी पढ़ा है हम लोग उसका यूटिलाइज करेंगे। मैंने बड़ा सिंपल सवाल पूछा है, मुझे लगता है इसमें पूरे क्लास को सही बताना होना चाहिए। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट दिया हुआ है, आपको उसका पोजीशन वेक्टर बताना है। मुझे ना इसमें 100% आंसर चाहिए। अभी तक मुझे 100% आंसर मिला है। I've got 16 responses, 20, I've got 20 plus। चलो मुझे और चाहिए लेकिन रिस्पॉन्स। जो लोग लिख रहे हैं वो लिख भी ले पूरा, और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें। Still 15 people to respond, at least 12 to 13 people। एक्सीलेंट, अभी तक एक भी आंसर गलत नहीं आया। 25 लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? 26,
आपके पास एक पॉइंट है 325, आपके पास एक पॉइंट है 325, आपके पास एक पॉइंट है 325। 325 का क्या होगा? 325 का अगर आप देखें तो 325 का आपके पास होगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक दिस वन यू आर रेडी विद दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइए मुझे, देखते हैं ये कितने लोग का सही होता है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे क्वेश्चन है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे क्वेश्चन है। I've got 10 response till yet. I've got 22 response, 18 of which is correct. I've got 25 response, still waiting for more. 26, 20 सही है अभी तक। हमारे पास P पॉइंट है, that is equal to 23, that is 235। मैं इसके जगह लिख सकता हूं OP वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। कितना हो जाएगा? 2 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 5 K कैप। मेरे पास एक और वेक्टर है OQ वेक्टर, which is equal to 3 I cap plus 4 J cap plus 10 K cap। मेरे पास अब PQ वेक्टर है, P से Q जा रहा है, P से Q जाना है तो हम क्या कहेंगे? OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। OQ माइनस OP तो I वाला I से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? I कैप। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? J कैप। और 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 5 K कैप। इज इट क्लियर? क्या इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्लियर है? कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा क्या? सॉरी, ठीक है। बट आप लोगों ने, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक बच्चों। समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। आप लोग का ही सही है। आप कहना चाहते हो सर आपने 10 कहां से लाया सर? ठीक बात है, ठीक बात है। अब खुश? ठीक है, सही है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन स्क्रीन पे जो आपके दिख रहा है, तीसरा अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं इसको छोड़ रहा हूं। मैं एक छोटा टर्म आगे बता करके यहाँ पे फिर पहुंचूंगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको करेंगे हम लोग, ठीक है। ये आपके वेक्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला सवाल है। ये इसको हम लोग बड़े अच्छे से करेंगे थोड़ा सा टॉपिक पढ़ने के बाद, खासकर इस टॉपिक के पढ़ने के बाद। तो अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। ऋषु ने हैंड रेज किया, ऋषु गो अहेड। सर इसका पिछला स्लाइड जो था सर, नीचे कितने एक मिनट, ये वाला ऋषु इतना लिखे सर, इतना लिख के मतलब बनाना पड़ेगा? नहीं ऋषु, मैं जानता हूं आप लोगों ने ऐसे नहीं सॉल्व किया, आप लोगों ने सीधा सब्ट्रैक्ट किया है। बोलो सही है ना? हाँ। ठीक है, लेकिन वो लॉजिक बिल्ड हो गया तब है ना ऋषु। अगर मान लीजिए आप सीखे नहीं है तब तो ये करके दिखाना पड़ेगा। 2-3 बार करोगे, तीसरे बार से याद हो जाएगा प्रोसेस। ये सब चीज ना याद हो जाता है दिमाग में, तुम कुछ कर नहीं, तुमको वही लगाओगे जो तुम कर रहे हो। लिख के दिखाने वाला जो प्रोसेस है ना, ये सब ये याद रखना कि मैं वो सिखा रहा हूं आपको अभी।
और आप सीख चुके हो, ये दोनों फर्क है। हाँ शुभम बोलिए। शुभम हैंड रेज किया था आपने, मैं आपने आपको अनम्यूट किया, पर आप हटा लीजिए। सर बोलिए शुभम, बोलिए शुभम। सर ये सब क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा ना। ये याद रखना शुभम, ये हम सिखा रहे हैं। ये टॉपिक जो ये जो अभी क्वेश्चंस करा है, ये क्वेश्चन कहीं आएगा नहीं, ये आपके बेसिस को स्ट्रॉन्ग करेगा बड़े क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है जो, इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि आएगा, ये इट्स अबाउट कि ये आप सीख रहे हो इससे कुछ। ठीक है, ये हमारी इंटेंशन है इसको। चलिए, तो अब थोड़ा हम आगे समझने की कोशिश करते हैं, और इस सवाल के बाद हम लोग अपने पिछले क्वेश्चन पे जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने देखा कि आपका मान लीजिए एक पी पॉइंट है। पी पॉइंट अगर पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट, 2 पॉइंट मैंने आपको अगर दे दिया, मैंने अगर आपको 2 पॉइंट दे दिया, कुछ x1 दे दिया, y1 दे दिया और z1 दे दिया, और मैंने ये आपको दूसरा दे दिया, x2 दे दिया, y2 दे दिया और z2 दे दिया। मैंने आपको 2 पॉइंट कुल मिला के दे दिया इसको। ठीक है, 2 पॉइंट दे दिए मैंने इसको। ठीक है, x1 y1 z1 x2 y2 z2। अब इतना तो हम समझ ही चुके हैं कि मेरे पास ओपी वेक्टर हो जाएगा, ओक्यू वेक्टर हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, और इसके बाद मेरा क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो हमने क्या देखा, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं अब यहां पे पीक्यू वेक्टर। पीक्यू वेक्टर, पीक्यू वेक्टर, पीक्यू वेक्टर कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये p से q जो आपने निकाला है, p से जो q निकाला है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इसके बीच का लेंथ कितना होगा? इसका मतलब कि pq वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड आप पहले से ही पढ़ चुके हो। याद करो कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना पढ़ा था क्या आपने? कौन, कितने लोग यस जानते हैं? पहले मुझे बताओ, कितने लोगों ने 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना कभी पढ़ा है? मुझे लगता है पढ़ा है, 10th लेवल पे याद है। 2 पॉइंट के बीच x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो आपको इसका लेंथ निकालना आता है, आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है। तो याद रखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा वेक्टर का? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैग्नीट्यूड। मृगांक 2D के लिए आपने पढ़ा था, 3D के लिए z वाला फैक्टर ऐड हो जाएगा बस खाली। बोलिए मृगांक, क्लियर है क्या? 2D पढ़ा था ना, xyz। तो आपका क्या आ गया? PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया क्या? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आवर PQ वेक्टर। क्लियर है? बोलिए, समझ में आया? क्या आप उस 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो वही क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड। तो आज के बाद याद रखिएगा, मान लीजिए मैं बोलूं जनरल कॉन्सेप्ट बता, जनरल लिखवा रहा हूं मैं, जनरली अगर मैं बोलूं, मान लीजिए अगर कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, और ए वेक्टर कितना कहता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मान लीजिए कोई वेक्टर कहता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस। Is this clear? This is the thing that you have to remember. ये हमेशा याद होना चाहिए। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देख के आप निकाल सकते हो। कोई भी मैं आपको वेक्टर दे दूं और पूछूं इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बड़े आराम से निकाल सकते हो। बोलिए, निकल जाएगा क्या? क्या एक वेक्टर अगर आपने बना, कोई आपको दे दिया जाए, तो उस वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड निकाल लोगे? और क्या मैं बोलूं कि अगर आपसे पूछूं कि वेक्टर का डायरेक्शन बता दो आप, तो क्या डायरेक्शन नहीं बता दोगे? यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए बाई उसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल लोगे? क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप
प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बोलिए, क्या एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आज के बाद निकाल लोगे क्या? विवेक ने हैंड रेज किया। विवेक, गो अहेड, पूछिए। सर ये इक्वल टू x1 xi प्लस वाई जे कैन प्लस जेड के एन, ये सर ये से कहाँ से लिखे? मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने एक जनरल एग्जांपल दिया विवेक, मैंने एक एग्जांपल दिया, कोई एक वेक्टर है, ठीक है विवेक, ठीक है, जिसका वेक्टर रैंडम वेक्टर है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, कैसा है आपको बताया नहीं गया। तो आपको अगर पूछे कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा तो सीधे सीधे क्या लगाओगे? अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस यस सर। जेड, हो जाएगा। यस सर। चलिए, आज के बाद वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का ये सिंपल तरीका होगा। डायरेक्शन कोई पूछ दे, अगर कोई डायरेक्शन पूछ दे तो क्या करोगे? डायरेक्शन पूछ दे अगर तो आप लिखोगे वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड। यहीं के बाद इसको जल्दी से लिख लो, उसके बाद हम लोग एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। आज आपको कई सारे नए टर्म्स सीखने को भी मिलेंगे, कई सारे नए टर्म्स आपको सीखने को मिलेंगे। जल्दी इसको लिख लो। मैं किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। बड़े सिंपल सिंपल टर्म्स पढ़ोगे आप लोग, खास बड़े टर्म्स नहीं, ऐसा टर्म जो एक बार में याद हो जाएगा। ऐसे टर्म्स अपने को पढ़ने जो एक बार में याद हो जाएगा अपने को। मैग्नीट्यूड का मतलब एक वेक्टर का स्ट्रेंथ कितना है, लेंथ कितना है, डायरेक्शन मतलब उसका यूनिट वेक्टर। लिख लो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अंकित, यू आर, आई थिंक यू आर इन द फर्स्ट क्लास, लास्ट क्लास अटेंड किया था क्या अंकित? जिया, आई थिंक यू आर आल्सो इन द फर्स्ट क्लास। निशांत, आई थिंक लास्ट क्लास आपका मिस हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। विवेक कुमार ने हैंड रेज किया। विवेक, गो अहेड। विवेक बोलिए, सब आप क्वेश्चंस को पूछो। हाँ विवेक बोलिए। नहीं सर, हैंड रेज नहीं, ये अभी लोअर हैंड कर रहे थे ना सर, चला गया। ऋषु, आपने तो हैंड रेज किया है। ऋषांक, यू आर प्रेजेंट। ऋषांक, मैंने तुमको तो बोला ही नहीं, तुम तो प्रेजेंट थे। ऋषु हैंड रेज, अच्छा हटा लिया। हर्ष ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कि सर ये आईजेके की जरूरत है क्या जब हमारे पास एक्स वाई जेड है? हर्ष, बहुत जरूरत है। मैं आपको सिंपल क्या कह रहा हूं, आज के बाद लाइफ में आपको सबसे ज्यादा कोई चीज फिजिक्स में यूज होने वाली है, वो यही आज का पढ़ा हुआ टॉपिक यूज होने वाला है। कोई टॉपिक पढ़ लो पूरे सिलेबस में, वो इतना यूज नहीं होगा जितना ये यूज होगा। हर लाइन में यूज होगा, हर स्टेटमेंट, हर क्वेश्चन में यूज करना पड़ता है आईजेके। धीरे धीरे आप इसका एप्लीकेशन जब देखोगे तो हर लाइन में यूज होगा, ठीक है। आई होप सबने लिख लिया होगा। अब एक क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं, यही क्वेश्चन हमारे पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। मैं इसे पोल लॉन्च कर रहा हूं, बट एवरीवन रीड क्वेश्चन केयरफुली। बन गया ऑल एंड गुड, नहीं बना तो सीख लेंगे। ट्राई दिस। To start with, we have got very good responses, but still don't hurry up.
कोई जज नहीं कर रहा हूँ आपको कि इस क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन, सीखना है अपने को। ये क्वेश्चन अभी आपके 12th के सीनियर्स को दूंगा तो भी नहीं बनेगा उनसे। ये क्वेश्चन 12th बोर्ड्स में कितनी बार आ चुका है मैथ्स में। निष्ठा वेरी गुड, रौनक वेरी गुड। We have got 4 correct response. We have got 7 response out of which 4 are correct. कोई बात नहीं ऋषु, अमृत ठीक है, वेरी गुड। सनी वेरी गुड। ईशान गड़बड़ है। रॉबिन रॉबिन गलत गलत हो गया रॉबिन। श्रेयांश गड़बड़ हो गया, खुशी गड़बड़ हो गया। सब लोग, आप लोग गलतियां भी जो किया है आपने वो ऑलमोस्ट एक किया। आप लोग का रिस्पांस काफी अभी तक मुझे काफी पॉजिटिव मिला है, बिकॉज ऑलमोस्ट 10 लोगों ने सही दिया। प्रिया, उज्जवल वेरी गुड। जल्दी, गिविंग यू 1 more minute। चलिए, हर्ष गड़बड़ है, मानस गड़बड़ है, शिवांगी। चलो एक काम करते हैं ना, किया जाए, क्वेश्चन किया जाए, तो देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ए और बी वेक्टर 2 दिया हुआ है, ठीक है। शुभम गड़बड़ है। अब चलो हम लोग आंसर पे देखते हैं। पोल में मैं कह सकता हूं कि अभी तक 11 लोगों ने सही रिस्पांस दिया है और 12 लोगों ने गलत रिस्पांस दिया है, ठीक है। शिवम वेरी गुड, सही है। हर्ष वेरी गुड, सही है, ठीक है। चलो मैं पोल को मैंने क्लोज कर दिया है अभी, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा था कि आपको बोल रहा है कि आपके पास ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, बोल रहा है द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए। समझ लेना, मतलब आपको एक सब्जी बनानी है, ठीक है, या चाय बनाना है, दूध कहीं और का, पानी कहीं और का लेना है, मतलब एक का मैग्नीट्यूड लेना है, दूसरे का डायरेक्शन लेना है, लिया जाए। तो आपको ना एक वेक्टर बनाना है, आपको एक वेक्टर बनाना है। वेक्टर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको एक वेक्टर बनाना। मैं बस दिखा शो करने की कोशिश करूं। वेक्टर के में क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है, ठीक बात, डायरेक्शन होता है। पहले मैग्नीट्यूड के बारे में क्या बोला, बोल रहा है वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी। जो मैग्नीट्यूड बी का है वही मैग्नीट्यूड हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है, बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो रहा है। और बोल रहा है कि ए के पैरेलल है, यानी जो ए का डायरेक्शन होगा वही मेरे वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं ए यूनिट वेक्टर। मुझे बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या सबको, इतना मुझे बताओ, बाकी कहानी बाद में बात करेंगे। मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि मुझे एक वेक्टर बनाना है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो बी के इक्वल है और डायरेक्शन जो है वो ए के इक्वल है। बोलिए क्लियर है क्या? सब लोग, ऋषु समझ, तुम आपसे नहीं बना था, बताइए क्या क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए फिर। तो आपने मान लिया बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए ना। बी का मैग्नीट्यूड निकालने में क्या दिक्कत है, बी वेक्टर दिया हुआ है 7 i कैप + 24 j कैप, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर + 24 स्क्वायर।
निशांत नहीं समझ में आया क्या जो मैंने अभी बताया? निशांत एक एक करके आते हैं। पहला जो मैंने बताया, मैंने बोला कि एक वेक्टर बनाना है हमको एक वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो b के इक्वल है और पैरेलल है a के, तो डायरेक्शन a के इक्वल। निशांत क्लियर है? मैं कह रहा हूं समझने की कोशिश करते, नहीं बना कोई मसला नहीं है। अब मैं मैग्नीट्यूड क्या कह रहा हूं कि b के इक्वल, तो b का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 24 का होल स्क्वायर प्लस 27 का होल स्क्वायर 25 आएगा क्या? चेक करके देख लो तो एक बार, चेक करके देखो 25 आ रहा है क्या निशांत? क्या b का मैग्नीट्यूड 25 आ रहा है क्या? b का मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, a का डायरेक्शन कितना होगा? चलिए a का यूनिट वेक्टर निकाला जाए। a का यूनिट वेक्टर कितना होगा? वेक्टर a बाई उसका मैग्नीट्यूड होगा क्या? a वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड। देखा जाए वेक्टर a कितना है? 3i कैप प्लस 4j कैप बाई मैग्नीट्यूड कितना होगा a का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्या आ रहा है? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5 आया। मैंने जो पढ़ाया है अभी तक उतना ही यूज हुआ है। तो क्या मेरा यूनिट वेक्टर आ गया क्या? तो अगर मैं बोलूं कि मेरा a का यूनिट वेक्टर कितना आ रहा है? 3i कैप प्लस 4j कैप बाई 5 आ गया क्या? ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा क्या? तो क्या 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 15 आई कैप हो जाएगा क्या? प्लस 20 जे कैप हो जाएगा क्या? कितने लोगों को अभी भी दिक्कत है इसमें? बताइए जल्दी से, लेट मी नो कितने लोगों को अभी भी इस क्वेश्चन में दिक्कत है? समझ में आया क्या? मुझे एक वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड कहीं और का, डायरेक्शन कहीं और का। ठीक है ऋषांक, समझ देखो, इनके लिए जिनको नहीं समझ में आया और क्या ये लॉजिक में लॉजिक पॉइंट आउट हो रहा है क्या? मेरा पॉइंट आंसर शायद गलत आ जाए, पर क्या लॉजिकली आप समझ पा रहे हो? लॉजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक वेक्टर बनाने को कह रहा है, मैग्नीट्यूड किसी और का, डायरेक्शन किसी और का। तो मैग्नीट्यूड का मतलब कैसे निकालेंगे आपको पता है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे आपको पता है, दोनों का यूज किया, सॉल्व किया। इज इट क्लियर? बेसिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। से यस इफ इट्स क्लियर, देन ओनली वी कैन मूव अहेड। ऋषु क्लियर है क्या? ऋषांक आपका बन गया था। शिवम, शुभम क्लियर है क्या? सिंपी, सौरभ, प्रिया रिप्लाई टू द चैट जो मैंने भेजा था। ग्रेट, एक्सेलेंट। आगे बढ़ते हैं हम। आई थिंक वी ऑल अंडरस्टूड, समझ में आ गया हमको, तो हम अब आगे बढ़ेंगे। आई थिंक अब हम एक बड़े इंपॉर्टेंट और नए चीज पे आ रहे हैं जिसका बहुत ज्यादा ना मैथ्स में यूज होता है, ठीक है, लेकिन हमें फिजिक्स में बहुत मदद कर सकता है। ये डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर है, फिगर बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर मत बनाने की जरूरत नहीं। मान लीजिए हमारे पास वेक्टर है एक एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो मैथ्स में जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, तो हम क्या कहते हैं कि जो आई कैप में है, जो जे कैप में है, जो के कैप में है, जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, ये कह सकता हूं मैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर है क्या? बस नाम याद रखना है आपको, ये नाम याद रखना है कि एक वेक्टर का जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं उसको। इज इट क्लियर क्या? एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को सिंपल नाम हम क्या देते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। अब आप बोलोगे क्यों भाई? सिंपल डायरेक्शन बताने की कोशिश करता है ये। क्लियर है क्या? सिंपल जो एक्स वाई जेड है वो क्या हेल्प करता है, मदद करता है हमको? डायरेक्शन बताने में हमको हेल्प करता है। क्लियर है क्या? तो इसीलिए हम लोग एक्स वाई जेड को क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशियो। ये नाम दिमाग में बैठ जाना चाहिए आज के बाद कि एक्स वाई जेड को क्या कहेंगे? तो डायरेक्शन रेशियो कहेंगे। अब उसके बाद आते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के लिए। तो मान लीजिए मेरा वेक्टर ए है, हम देख चुके हैं वेक्टर ए है मेरा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर कोई मुझे बोले कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा तो निकाल लेंगे।
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर? अगर कोई मुझे बोले कि इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा तो भी निकाल लेंगे हम लोग। यूनिट वेक्टर कितना होगा? वेक्टर ए बाई उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। कितना होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो क्या बनेगा? एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। आएगा क्या? मुझे बताओ, इसमें कुछ को दिक्कत है क्या? तो बोलोगे सर नॉर्मल कहानी है, इसमें क्या आपने बता दिया, ये तो हम पहले से जानते थे। लेकिन यहीं पे एक नया चीज आता है कि ये जो यूनिट वेक्टर के अंदर जो आई एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होता है, इसी को कहते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस। इसी को कहते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस। इसको क्या कहते हैं हम लोग? डायरेक्शन कोसाइंस। याद रहेगा क्या? बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, बहुत सिंपल शब्दों में। एक वेक्टर के अंदर जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होता है उसको रेशियो कहते हैं, और अगर यूनिट वेक्टर के अंदर जो एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। इज दिस क्लियर? नाम याद रखना, ये आपको फिर से हॉन्ट करने आएगा अगले स्लाइड में। आपके मन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आता है, सर कोसाइंस क्यों कह रहे हैं हम लोग? वो आपको तुरंत समझ में आएगा। विवेक ने हैंड रेज किया है। विवेक गो अहेड। सर तो अगर क्वेश्चन आ रहा है इसके बेस्ट पे, तो डायरेक्ट हम यहाँ से नहीं बना सकते? एस आई कैन प्लस वाई जे कैन प्लस जेड के कैन और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सर यहीं से हम नहीं बना सकते जैसे पिछला क्वेश्चन बना है? तुम्हारे पास क्योंकि देखो होता क्या है विवेक, मैं कह रहा हूं, मैं दोनों को अलग अलग डिफाइन कर रहा हूं। मैंने बोला रेशियो क्या होता है? सिंपल एक्स वाई जेड, ठीक। और कोसाइंस क्या होता है? देखो एक वेक्टर का जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होता है उसको रेशियो कहते हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर वाले को क्या कहते हैं? कोसाइंस कहते हैं। क्लियर है विवेक? इतना बताओ पहले, उसके बाद बात करेंगे। यस सर। अब आपको क्योंकि दिमाग में बैठ जाएगा तो आप एक क्वेश्चन देख के ही आंसर बता सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन दोनों चीजें बिल्कुल अलग है, ये समझना जरूरी है। ठीक है ना विवेक? यस सर। चलिए, हर्ष ने एक बार और रिपीट करने का। हर्ष, मैंने बोला कि एक वेक्टर है सीधा सीधा, ठीक। शुभ, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको, पहले हर्ष के सवाल का जवाब दे देता हूं फिर आपको कर रहा हूं। तो एक मान लीजिए कि अपने पास वेक्टर है, एक ए वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। सिंपल सी बात कहना, कुछ खास में लॉजिक नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मैंने बोला कि एक वेक्टर के अंदर जो तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं ना एक्स वाई जेड, उसको रेशियो, डायरेक्शन रेशियो कह देते हैं, ठीक। एक नाम दे दिया हमने, मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज भी होता है ये, तो डायरेक्शन रेशियो कह दिया। मतलब आज से मैंने कह दिया कि एक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन रेशियो 3 4 5 है, इसका मतलब क्या कह रहा है वो? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप है, ठीक है। चलो मान लिया। अब अगर कोई उसी वेक्टर को अगर हमने यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, तो यूनिट वेक्टर के जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। इज इट क्लियर? क्या वेक्टर में रेशियो और यूनिट वेक्टर में कोसाइंस, इज इट क्लियर? बस इतना ही है, ठीक है। अब थोड़ा हम और आगे समझ रहे, अब हम लोग वेक्टर को बिल्कुल बाय डिफॉल्ट, शुभ मैं अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए शुभ। उसी वाले स्लाइड में जाइए ना। ये वाले? ये सर आपने बोला कि डायरेक्शन रेशियो जो है सर, एक्स वाई जेड को डायरेक्शन रेशियो इसलिए कहा गया क्योंकि वो मतलब बता रहा है कि डायरेक्शन किस तरफ है, इसलिए बोला गया है। नहीं, मतलब एक्चुअली दोनों डायरेक्शन बताएगा। अगर दो गौर से देखोगे, दोनों में डायरेक्शन वर्ड है, तो एक्स वाई जेड भी डायरेक्शन बताएगा और ये भी बताएगा। एक को रेशियो का है सिर्फ, दूसरे को कोसाइंस का है, ठीक है शुभ। अगर आप गौर से देखोगे तो यूनिट वेक्टर में तो डायरेक्शन आई तो डायरेक्शन नहीं, मैंने क्या बोला, देखो हमने क्या नाम दे दिया है, आईजे के तो वेक्टर है, पूरा का पूरा डायरेक्शन शो ही कर रहा है, पूरा वेक्टर डायरेक्शन बता रहा है। हमने क्या बोला कि ये जो एक्स वाई जेड जो ये कोएफिशिएंट्स हैं आईजे के, इनको हमने नाम दे दिया ये रेशियो है, ठीक है।
ये रेशियो है, यही डिसाइड करेगा कि वेक्टर क्या होगा, कितना होगा। ठीक है, आईजे के तो चलो बता रहा है कि एक्स के लॉन्ग जाएंगे, वाई के लॉन्ग जाएंगे, जेड के लॉन्ग बताएंगे, और उसी का यूनिट वेक्टर में जो रेशियो आ रहा है, जो पार्ट आ रहा है, उसको हम डायरेक्शन कोसाइन ना दे, नाम दिया है। हम कभी नाम देने को जब बोलते हैं ना, तो उसके पीछे का लॉजिक हम ढूंढने की कोशिश नहीं करते। ठीक है शुभम, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको वेक्टर क्यू कहा, ये इसका कोई जवाब हमारे पास होगा नहीं, ठीक है, लेकिन कोसाइंस क्यू कहा, इसका जवाब हमारे पास है, तो हम तुरंत अभी उस पर पहुंचेंगे। तो इसमें कुछ खास एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है कि हमने क्यू नाम कहा इसको। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, तो हम आगे देख रहे हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, ये आपको एग्जाम में बहुत बहुत परेशान करता है। एग्जाम में ये वाला जो टॉपिक है, ये एग्जाम में बहुत परेशान करता है। इसी के बाद हम लोग सीधे क्वेश्चंस करने के लिए ओपन हो जाएंगे। इसको ध्यान से देखना इस स्लाइड को। तो मान लीजिए कि मैंने एक वेक्टर लिया है पी क्यू, मेरा एक वेक्टर है पी क्यू, कोई वेक्टर है, तो हमने वेक्टर को ना ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये वेक्टर का डायरेक्शन, तो हमने क्या देखा, ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल फॉर्म कर रहा है अल्फा। ठीक है, अल्फा, ठीक बात। हमने क्या देखा कि ये वाई एक्सिस के साथ भी एक एंगल फॉर्म कर रहा है बीटा, और ये वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस के साथ भी एंगल फॉर्म कर रहा है गामा। ये देखना है 3 डायमेंशन में, किसी को 180 डिग्री नहीं लगना चाहिए। तो एक वेक्टर जो है वो x के साथ भी एंगल फॉर्म करेगा, y के साथ भी एंगल फॉर्म करेगा, और z के साथ भी एंगल फॉर्म करेगा। ऑब्वियस बात है, कोई लाइन है तो वो x के साथ भी करेगा, वो y के साथ भी करेगा, और वो z के साथ भी करेगा। क्लियर है, तीनों के साथ करेगा। तो एक वेक्टर ने तीनों के साथ एंगल फॉर्म किया। ठीक बात, अल्फा बीटा और गामा। क्लियर है। अगर मुझसे कोई पूछे कि कॉस अल्फा बीटा गामा, इनके बीच क्या रिलेशनशिप है, तो मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल की तरफ लेके जाना चाहता हूं। अब ध्यान दीजिएगा। ठीक, मान लीजिए मेरा एक कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। मान लीजिए मेरा एक कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक बात। अब मैंने क्या कर दिया है, इसको ओ से कनेक्ट कर दिया। मैं कनेक्ट कर दिया, तो मैंने क्या किया कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस से मेरा एंगल अल्फा बन रहा है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, ये मेरा लेंथ कितना है, एक्स है। ठीक बात। और ये मेरा क्या है, मैग्नीट्यूड है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर तो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, तो क्या इस ट्रायंगल में आप कह सकते हैं क्या कि cos अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो क्या ऐसा कह सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मुझे बताइए, क्या आप ये कह सकते हो कि इस ट्रायंगल में cos अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या इसी तरीके से अगर आप y एक्सिस के लॉन्ग देखते तो cos बीटा इक्वल्स टू नहीं कह सकते थे y बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या इसी तरीके से z एक्सिस के साथ देखते तो नहीं कह सकते थे cos गामा इक्वल्स टू z बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बोलिए, अल्फा बीटा और गामा बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्या ये आपको क्लियर है? डू यू ऑल अंडरस्टैंड कि हमने एक शो किया आपको, तो एक शो किया एक्स एक्सिस के साथ, तो आपने देखा कि ये बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या हो जा रहा है, cos अल्फा, एक्स बाई मैग्नीट्यूड, cos बीटा क्या हो गया, y बाई मैग्नीट्यूड, cos z कितना, cos गामा कितना हो गया, z बाई मैग्नीट्यूड। हर z के लिए हमें 3 डायमेंशन में जाना पड़ेगा। अब याद रखिए, मैं अगर ऐसे लिखूंगा तो मैं क्यों नहीं शो कर सकता हूं, z ले लेता हूं, z y ले लेता हूं, और x बाहर ले लेता हूं, क्यों नहीं शो कर देंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स वाई और जेड ले लिया, जेड एक्सिस के साथ एंगल ले लेता हूं गामा। बोलिए, हो जाएगा क्या?
ओके, एक हमारे पास कुछ सवाल आ रहे हैं, एक एक करके सवाल लेता हूँ। सबसे पहले उज्जवल का सवाल। उज्जवल पूछिए। सर एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हम जेड एक्सिस को लिए हैं। नहीं, मैं गौर से देखिए, मैंने आपने वेक्टर लिया है, तो वेक्टर लिया है ओ से लेके किसी किसी पॉइंट तक, इसका मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं ना आप? यस सर। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है ना, पूरे वेक्टर का लेंथ। यस, और क्या वो हाइपोटेन्यूज नहीं है यहाँ पे? समझ गए। ओके सर। गुलशन अनम्यूट कर रहा हूँ, गुलशन अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलो। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कहाँ से लिया है? ठीक, वेरी गुड। यही सवाल मैंने अभी बता रहा था मैं उज्जवल को भी। ये मुझे बताओ कि ये जो वेक्टर दिख रहा है ओ से लेके पी तक, ग्रीन वाला दिख रहा है? यस सर। अच्छा, वेक्टर क्या है वो? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है क्या? यस सर। अच्छा, उसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है क्या? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं हो जाएगा? यस सर। अच्छा, वो मैग्नीट्यूड होता क्या? लेंथ ही तो होता है। यस। तो नहीं निकाल लोगे? उस ओपी का लेंथ कितना हो जाएगा? अंडर रूट ओपी का लेंथ मतलब ओपी का मैग्नीट्यूड है क्या? यस। समझ में आया गुलशन? यस सर। शुभम अनम्यूट कर रहा हूँ, शुभम बोलिए। हाँ शुभम, गो अहेड। पुराना था क्या? चलिए, इज इट क्लियर? तो मैंने एक बात देखो, हर्ष जो आपने सवाल पूछा था जेड एक्सिस वाला, हर्ष क्या होता है ना कि आपने माना है ना कि एक्स वाई सामने दिख रहा है, आप जेड वाई मान लो, जेड एक्स मान लो, आपके ऊपर है ना। चलिए, अब मैंने इतना बता दिया, अब मुझे ये बताओ कि क्या आप लोग ये समझ पा रहे हो कि डायरेक्शन कोसाइंस क्यों कहा था हमने? क्या अब आप लोग इस बात को समझ पा रहे हो कि हमने यूनिट वेक्टर में जो नंबर्स आए थे उसको डायरेक्शन कोसाइंस क्यों कहा था? वो इसलिए कहा था क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है उसका तीनों क्या है? ए यूनिट वेक्टर को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। कोई तकलीफ है क्या? इसीलिए इसको डायरेक्शन कोसाइंस कहे थे। बोलो, याद रहेगा? बोलिए, डू यू ऑल अंडरस्टैंड कि हमने डायरेक्शन कोसाइंस शब्द क्यों यूज किया था? निशांत, मैंने बोला था आपको कि डायरेक्शन कोसाइंस, कोसाइंस वर्ड कहां से आता है? कॉस से आता है। तो क्या आपको समझ में आया कि डायरेक्शन कोसाइंस यूनिट वेक्टर में, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। आज के बाद अगर मैं आपको एंगल दे दूं तो आप यूनिट वेक्टर निकाल लोगे क्या? अगर मैं आपको एक्स वाई जेड के साथ एंगल दे दूं तो क्या आप यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे सब लोग? अगर मैं सिर्फ इतना दे दूं कि एक्स के साथ, क्या मैं वेक्टर दे दूं तो आप एंगल नहीं निकाल लेंगे? दोनों केस पॉसिबल है ना। वेक्टर दे दूं तो आप यूनिट वेक्टर निकालोगे, यूनिट वेक्टर से आप एंगल निकाल लोगे। अगर मैं एंगल दे दूं तो एंगल से यूनिट वेक्टर निकालोगे, यूनिट वेक्टर से वेक्टर निकाल लोगे। उज्जवल, एंगल विद 3 एक्सिस एक्स वाई जेड, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम ही हम डिफाइन करेंगे सिर्फ, तीनों एंगल। क्लियर है क्या? तो यहां पे अपने पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा विल बी इक्वल्स टू 1? नहीं भरोसा है, खुद चेक करो, डोंट आस्क मी। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दैट cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1? तीनों का स्क्वायर करके देखोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा क्या? और नहीं उससे भी समझ में आ रहा है आयुष? अगर आयुष क्लियर नहीं है तो ये भी देख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर दिख रहा है क्या? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो क्या अगर ए यूनिट वेक्टर cos का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा? अंडर रूट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। इज इट क्लियर? क्या सबको याद रहेगा हाउ टू ट्रीट एंगल? कैसे हम एंगल कैलकुलेट करेंगे? 2 एंगल दे दूं, तीसरा एंगल निकाल लोगे क्या?
cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। एक क्वेश्चन जेई में आया था इससे, देखना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होगा। मुझे अगले दिन इसका आंसर चाहिए, अभी नहीं चाहिए मुझे आंसर इसका। अगले दिन क्लास में आऊंगा तो मुझे याद दिलवाना है इसका, देखते हैं कितने को याद होता है। ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ठीक है अमन, वेरी गुड, यू कैन मूव फॉरवर्ड। चलिए, तो बच्चों देखो, हमने अभी तक जो भी पढ़ा, विवेक उज्जवल एक मिनट रुक जाओ बस, उज्जवल, तो अभी तक हम जो भी पढ़े हैं हम उसको जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि अब हम क्वेश्चन मोड में जाएंगे अगले 10 मिनट। तो जल्दी से रिकॉल करते हैं, याद रखिएगा आज से अपने को, बस शॉर्ट रिकॉल दूंगा, उससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, मैंने बोला कि रिकॉल, मैं यहाँ पे एक रिकॉल कर रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। हमने अभी तक बात क्या किया, हमने बोला एक वेक्टर है ए, वेक्टर मान लीजिए कोई है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है। हमने अभी तक क्या बात किया, उसका मैग्नीट्यूड का बात किया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तैयार हो जाओ एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सब रिकॉल देख लो। अगला हमने बात किया उसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया वेक्टर ए बाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक, इसके बाद हमने क्या बात किया, इस वेक्टर में एक्स वाई जेड मेरा क्या होगा, एक्स वाई जेड मेरा डायरेक्शन रेशियोज होगा। ठीक है, याद रखना है अपने को कि एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लिखने की जरूरत नहीं है, जेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है, इनको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। याद रखिएगा यूनिट वेक्टर को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर को हम लोग और लिख सकते हैं कॉस अल्फा आई कैप, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। और एक बात और, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। खत्म। इतने थ्योरीज है जो हमने पढ़े हैं। जल्दी से हम पोल को लॉन्च कर रहे हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं, देखते हैं कितने लोगों से सवाल बनते हैं। चलिए पोल लॉन्च करते हैं। हमने हमारे पास अगले 4-5 क्वेश्चन हमारे पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे जो आज हमने पढ़ा है, हमारे सारे कॉन्सेप्ट को आज क्लियर कर देगा ये 4-5 क्वेश्चन। एवरीवन लेट्स ट्राई दिस आउट। चलिए मेरा पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे, ट्राई दिस, एवरीवन ट्राई दिस। सब कोशिश करें कि पोल पे रिस्पॉन्ड करें। निशिता वेरी गुड। हमारे पास एक सवाल दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, आपको बताना है ये किस तरह का वेक्टर है। अभी तक मेरे पास जो पोल के रिस्पॉन्स हैं इट्स वेरी इनकरेजिंग, बट स्टिल 30% people have responded incorrectly. Take your time, don't commit towards the question. Question पे इतना जल्दी commit करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। कृष गलत है, अमन, अमृत, अंशु सही है। अभी तक 20 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, दैट्स गुड। 21 वेरी गुड। शिवम ठीक है, मृगांक सही है, वेरी गुड। उज्जवल सही है। अभी तक हमारे पास 24 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। स्टिल 10 people, 8 to 10 people रिमेनिंग। मानस गलत हो गया, ऋषु गलत हो गया, आयुष गलत हो गया, वेरीफाई करें। श्रेयांश प्रिया सही है, ऋषांक सही है, सनी सही है।
शुभम राज गुप्ता, इट्स फाइन। मानस गलत हो गया। चलो अब थोड़ा मैं भी हाथ पांव मारता हूं। तो मान लीजिए मेरे पास वेक्टर जो है वो कुछ क्या है, मैं एक बार काम करता हूं, मैग्नीट्यूड को लेके काफी सवाल है, तो एक बार मैग्नीट्यूड निकाल के देखा जाए। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है क्या? अच्छा, मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो कौन सा वेक्टर होगा? बोलिए, इज इट क्लियर? मानस क्लियर है क्या? मानस, इज इट क्लियर? शुड वी ट्राई वन मोर? चलो इसको ट्राई करो सब लोग। आई होप सबको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं ज्यादा उसमें टाइम नहीं दिया आपको लिखने के लिए, बट स्टिल इसमें आप सॉल्व करें। ट्राई दिस। आई एक्सपेक्ट कि सबसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। हमने आज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा आपको समझाया है। ये बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी तक 6 रिस्पॉन्स आए हैं। 7, निशिता, अमन, अमृत, ऋषांक, सनी, शुभम सही है, मृगांक सही है, वेरी गुड, वेरी गुड मृगांक। सौरभ गलत हो गया, सौरभ एक बार देख लो एक बार। उज्जवल सही है, खुशी सही है, अंशु सही है, वेरी गुड। आई हैव गॉट फॉर 15 रिस्पॉन्स टिल, इसमें 11 लोगों का सही है, दैट्स इनकरेजिंग, वेरी गुड। बट काफी लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया अभी तक, तो करें, सॉल्व करें। बीस लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, 13 का सही है, दैट्स वेरी गुड। अपने को ये कह रहा है कि यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए? 1। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1। शिवानी गलत है, शिवांगी गलत है, शिवांगी इसको वेरीफाई करे। शिवम ठीक है, शिवम ठीक है, अंशु ठीक था, शिवांगी गड़बड़ हो गया। मैग्नीट्यूड 1 है शिवांगी, तो मैग्नीट्यूड 1 है तो कैसे करोगे? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो वेक्टर का? 0.5 का होल स्क्वायर निकालते हो क्या? आयुष ठीक है, प्लस 0.8 का होल स्क्वायर करते हो क्या? प्लस सी का होल स्क्वायर करो क्या? एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर होता था, इक्वल्स टू 1 है। तो ये कितना हो जाएगा? 0.25 हो रहा है क्या? प्लस 0.64 हो रहा है क्या? प्लस सी स्क्वायर हो रहा है क्या? स्क्वायर दोनों साइड कर दो तो 1 हो जाएगा। तो ये सी स्क्वायर प्लस 0.89 हो रहा है क्या? क्या ये सी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है क्या? 0.11। तो क्या C इक्वल्स टू आ रहा है क्या? रूट अंडर 0.11। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? क्या सबको ये क्लियर है? इनका भी गलत हुआ था। सौरभ क्लियर है क्या?
सौरभ, इज इट क्लियर? किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछिए। लेट्स ट्राई वन मोर। सब लोग अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करें। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। बस मैं इस क्वेश्चन में चाहता हूं कि डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एवरीवन ट्राई दिस आउट। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ध्यान से इत्मीनान से पढ़ो। अगले दिन हम लोग एंगल पे सवाल करेंगे और एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज ये टुडे दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। और जो आज पढ़ाया है उसको एक बार रिकॉल करके अगले दिन आए, मैं रिकॉल कराऊंगा ही, उसके बाद उसके बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंगल पे खासकर। अभी तक हमारे पास 7 रिस्पॉन्स आए हैं जिसमें से 5 सही हैं। 5 सही हैं, दैट्स वेरी गुड। रिश्ता वेरी गुड, सही है। अंशु सही है। अमृत सही है। कोई बात नहीं गुलशन, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं अभी। गुलशन मैं सॉल्व नहीं कर रहा। उज्जवल सही है, सौरभ सही है, ऋषु गड़बड़ हो गया। बॉडी याद रखना कि 0 से लेके 2 सेकंड तक जा रहे हैं हम लोग। शुभम गड़बड़ है। अभी तक 14 रिस्पॉन्स आए, इसमें 10 सही है। प्रिया गड़बड़ है। प्रिया आप गौर से देखिए कि आप 0 से 10 सेकंड के बीच में ट्रेवल कर रहे हैं, तो 0 सेकंड पे आपका पोजीशन कहां होगा निकालना पड़ेगा ना। पहले तो इनिशियल निकालना पड़ेगा ना, इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन तो t0 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा प्लस 7k हो जाएगा। अच्छा 10 सेकंड पे फाइनल निकालना पड़ेगा ना। 10 सेकंड पे कितना हो जाएगा? 300 i कैप प्लस 400 j कैप प्लस 7k कैप। क्या क्लियर है? क्या सबको इतना आ रहा था? क्या फाइनल इनिशियल आ रहा था? क्या सबको अगर कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो निकाल लोगे क्या? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। बोलिए, क्या सब लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। बताओ ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? पता था ना, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होता था क्या? तो क्या करोगे? 300 i कैप प्लस 400 j कैप प्लस 0k कैप। अब अपने को ना डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट 3 स्क्वायर 300 का होल स्क्वायर प्लस 400 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या? कितना? 500 आ रहा है क्या हर्ष? ठीक है। क्या सबको ये समझ में आया? ठीक है।
दैट्स इट फॉर टुडे। अगले दिन सब लोग रिवाइज करके आएंगे, ये एंगल वेंगल पे बेस्ड क्वेश्चन करके खत्म करेंगे इसको, और अगले दिन एडिशन और वेक्टर का पूरा डेरिवेशन खत्म करेंगे। 2 डेरिवेशंस होते हैं, उसको खत्म करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा डेरिवेशन जो आपके पूरे 11th 12th में 4 से 5 बार पढ़ना है आपको सिर्फ, वही चीज अभी समझ जाओगे, 5 बार की मेहनत बच जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही बच्चों। किसी को भी कोई डाउट है, यू कैन वेट एंड आस्क योर क्वेश्चंस। मृगांक ने पूछा सर 300 400 कैसे हुआ? मृगांक मैंने कुछ नहीं किया, देख लो इधर। मृगांक मैंने बोला कि t कितना है, t 10 सेकंड है, वैल्यू पुट करो ना, 10 into 100 110 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ये 400 नहीं हो जाएगा मृगांक? ओके, आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, बाकी क्लास में